अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ टेस्ट जो हैं वो चेक करते हुए मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की नज़र आई, जिनकी बेस पे मुझे ये लगा कि मे बी ये जो है वो मिस्टेक्स बच्चों के फेल होने में एक रोल प्ले करती हैं। और अगर इन मिस्टेक्स को जो है वो बच्चों को बताया जाए तो मे बी कुछ बच्चे जो हैं वो इम्प्रूव कर जाएं और इस वजह से फेल होने से बच जाएं। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि स्क्रीनशॉट्स यूज़ हुए हैं इस वीडियो में, वो उन स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है मोर देन 50% लोगों की मिस्टेक्स में से। फॉर एग्जांपल मोर देन 50% बच्चे जो हैं वो एक ही मिस्टेक्स बार बार कर रहे थे, और उन मोर देन 50% बच्चों में से कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो लिए गए ताकि आपको मैं आप लोगों की मिस्टेक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सिर्फ वही मिस्टेक्स सिलेक्ट की गई हैं जो कॉमनली बच्चे बार बार जिनको कर रहे हैं, और जिनका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो आपके पास या फेल होने से आपकी तैयारी से हट के। एक तो आपकी तैयारी है जो कि अच्छी डेफिनेटली होनी ही चाहिए, इसके अलावा कुछ प्रेजेंटेशन के रिलेटेड और कुछ इस तरह की मिस्टेक्स जिनका ना पता होने की वजह से बच्चे जो है वो बार बार रिपीट करते हैं। तो वन बाय वन हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होता ही एमसीक्यूज़ है। अब एक स्टूडेंट ने जो है वो एमसीक्यूज़ ये सॉल्व किए हुए हैं आपके सामने। एमसीक्यूज़ नंबर 1, 2 एंड 3, फर्स्ट वाले का ए ऑप्शन, सेकंड वाले का ए ऑप्शन, थर्ड वाले का सी ऑप्शन, और उसके बाद बच्चे ने जो है वो आगे पूरे ऑप्शंस का नेम लिखा हुआ है। देखें बच्चों, आपने जो है वो ऑप्शन नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, उसके बाद उन ऑप्शन को नंबर दिया ए, बी या सी। इसके आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपने लिख दिया, दिस इज़ वेल एंड गुड। अब आप पूरा पूरा जो है वो ऑप्शन लिखने की तरफ जाते हैं। ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट इस सेंस में है कि आप जब पूरा ऑप्शन लिखते हैं तो इशू ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। अदरवाइज़ एग्जामिनर को कोई इशू नहीं है आपसे। आप जो है वो पूरा ऑप्शन लिखते हैं, आप सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखते हैं, एग्जामिनर के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप सिर्फ ये जो है वो कंप्लीट ऑप्शन लिख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर ऑप्शन नहीं लिखेंगे, अकेला ऑप्शन नंबर लिखेंगे, तो वो आपको जो है वो 0.75 या 0.5 मार्क्स देगा, और अगर आप पूरा ऑप्शन लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर एक मिल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आप चाहे अकेला जो है वो ऑप्शन नंबर लिखते हैं या पूरा ऑप्शन लिखते हैं, आपको नंबर जो हैं वो एक ही दिए जाते हैं। जब आप पूरा ऑप्शन लिखने की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शन होते हैं 2-2, 3-3 लाइंस पे जो है वो मुश्तमिल होते हैं। इस केस में आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर जाते हैं, और अगर आप उनको सिर्फ स्किप करते हैं और बाकी ऑप्शन पूरे के पूरे लिखने की तरफ चले जाएं, देन ये एक इनकन्सिस्टेंसी आपके आंसर में आ जाती है, जो प्रेजेंटेशन के हवाले से एक बैड इम्पैक्ट डालती है एग्जामिनर के ऊपर। बात क्लियर है। एमसीक्यूज़ की हद तक आपने एमसीक्यूज़ की जो है वो नंबरिंग देनी है, उसके बाद आपने सिर्फ ऑप्शंस लिख देने हैं। हाँ, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। आप लोग स्मॉल लेटर्स यूज़ करें, इनक्लोज करें उनको ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर आप उनको लिख दें जिस तरह से आपके एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसमें लिखे हुए, बिल्कुल उसी तरह से लिख दें, तो ये बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। कैपिटल लेटर्स को अवॉइड करें। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये बच्चे ने जो है वो ब्लू इंक यूज़ की हुई है इसको लिखने के लिए। ब्लू इंक तो आप सब लोग जानते होंगे कि ब्लू इंक जो है वो यूज़ नहीं करनी। आप लोगों ने ब्लैक इंक यूज़ करनी है, और इसमें भी आपने जेल पेन का यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है। वो आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके पेपर के ऊपर लिखी गई होती हैं, आपने उनको ध्यान से पढ़ना है। ये फर्स्ट पेज जो है हमारा, ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह से आपके पेपर के ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं रिपीटेडली विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अब दूसरी बड़ी मिस्टेक वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर की। देखें बच्चों,
मैं ये बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कह रहा कि ये एक इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे आपकी इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स निकलना शुरू हो जाएंगी, आपकी जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक निकलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आपकी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती भी है, आपने कंसेप्ट ठीक लिखा हुआ है, एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है, वो उस स्पेलिंग मिस्टेक का भी नंबर नहीं काटता ना, टेंस मिस्टेक का नंबर काटता है। लेकिन बच्चों इशू वहाँ पर आता है जब आप एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, सेंटेंस ऐसा लिख रहे हैं जो कोई मीनिंग ही मेक नहीं कर रहा। अब आप इस सेंटेंस को देखें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ओनली अडॉप्ट टेबल ए फ्रॉम 4 MOM अनलिमिटेड कंपनी शुड रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इट्स MOA फॉलोइंग शुड मेंशन, मेंशन के भी स्पेलिंग गलत हैं, देयर। मतलब ये इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रही ना, ये पता चल रहा है कि सेंटेंस ख़त्म कहाँ से हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। इस तरह की जो है इंग्लिश, उसको आपने अवॉइड करना है, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अवॉइड करना है, इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर जिससे आपके सेंटेंस का मायने ही चेंज हो जाए। मतलब इंग्लिश में आपने एक्सपर्ट नहीं बनना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं और जो है वो अपनी इंग्लिश ग्रामर्स खोल के इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें और इंग्लिश लिखना शुरू कर दें, उस पर कमांड हासिल करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन कम से कम यार, जब बात अपनी तरफ से लिखने पे आती है, मोस्टली ये तभी होता है। देखिए, दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में, एक होते हैं क्रैमिंग वाले, एक होते हैं जो है वो आपके केस स्टडी वाले। इस तरह के बच्चे जो ये वाली मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, वो क्रैमिंग वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। क्रैमिंग वाले क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो ठीक कर जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि इस बच्चे का नंबर कहाँ से डिडक्ट होगा। लेकिन जब जैसी बात होती है ना केस स्टडी की और अपनी तरफ से लिखने की, तो वो उस आंसर की समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे किस तरह से जो है वो आंसर को अपने को लिख रहे हैं। तो इस लिहाज से इस हद तक आप जो है वो अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दें, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दें कि कम से कम सेंटेंस बना हुआ नज़र आए कि एक प्रोफेशनल वे में, एक प्रोफेशनल जो है वो इंसान ने इसको सॉल्व किया है। दूसरा केस स्टडी, केस स्टडी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बच्चे जो है वो केस स्टडी का मेथड अडॉप्ट नहीं कर रहे, बच्चा प्रोविजन नहीं लिखता, बच्चा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखता, बच्चा जो है वो डिसीजन में मिस कर देता है, प्रोविजन एक्सप्लेनेशन लिख के कहता है मेरा डिसीजन हो गया। बेसिकली जब जो आई कैब का पेपर बनाया जाता है उसमें मार्क्स स्पेसिफिकली एलोकेट किए जाते हैं, जो बच्चा प्रोविजन लिखेगा उसको इतने मार्क्स दिए जाएंगे, जो बच्चा एक्सप्लेनेशन लिखेगा उसे इतने, और डिसीजन के इतने। ये डिपेंड करते हैं कम्प्लीटली क्वेश्चन केस स्टडी जो है आपका उसकी नेचर पे, कि वो प्रोविजन फोकस्ड क्वेश्चन है, उसमें प्रोविजन ज़्यादा, एक से ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा उसमें डिमांड की जा रही है, वो कोई बड़ी हैवी किस्म की केस स्टडी है जिसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या ये डिसीजन फोकस्ड केस स्टडी है कि इसमें डिसीजन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उस हिसाब से नंबर्स जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं। आप जब भी जो है वो अपने पास पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी देखें और मार्किंग अपनी लाजमी देखें कि इस क्वेश्चन में किस किस तरह से जो है वो मार्क्स एलोकेट किए गए थे। आपको जो है वो फ्यूचर में इसका भी बहुत ही फ़ायदा होगा। तो बात ये थी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की, ये भी आप लोगों के ठीक होने चाहिए। और केस स्टडी, बहुत सारे बच्चों का जो है वो इशू आ रहा है कि केस स्टडी को किस तरह से सोल्व करना है ये नहीं पता चल रहा, बच्चे प्रोविजन जो है वो मिस कर जाते हैं, एक्सप्लेनेशन और डिसीजन मिक्स कर जो है वो मिस कर जाते हैं। ये बात हो गई केस स्टडी के हवाले से, MCQs के हवाले से। तीसरी बात है राइटिंग के हवाले से। बेसिकली राइटिंग अच्छी या बुरी होना कोई मैटर नहीं करता, आपके राइटिंग के नंबर नहीं कटने वाले। पहली बात, आपके राइटिंग के नंबर बिल्कुल डिडक्ट नहीं होने वाले। लेकिन बच्चे अगर आप इस तरह का लिखेंगे ना कि लिखी हुई समझ नहीं आ रही एग्जामिनर को, देखें आई कैप के एग्जामिनर के पास कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपके पेपर को लेके पढ़ने की कोशिश ही करता रहे कि यार इसने क्या लिखा है, हो सकता है इसने सही लिखा हो। वो ऐसा नहीं करने वाले, जिस चीज़ की उनको ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती है उसको क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। आपने अपने पेपर में एग्जामिनर के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है, अपने आंसर को इस तरह से अलहदा से प्यारा करके जो है वो प्रेजेंट करना है कि वो अगर देख रहा है उसको तो वो फ़ौरन ही जो है वो उसको समझ आनी चाहिए, और वो ज़्यादा उस पर टाइम ना लगाए, फिर वो जो है वो मार्क्स भी उसी हिसाब से देता है। तो अब ये जो आपके सामने शो हो रहा है, अब मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी जो है वो राइटिंग को निखारें, जाके कोई खुशखती सीखने लग जाएं, जाके जो है वो राइटिंग इम्प्रूव करने लग जाएं, प्रैक्टिस करने लग जाएं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कम से कम इस तरह का लिखें कि जो पढ़ने वाला है उसको समझ आए। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चों की मैंने राइटिंग को इस तरह पाया जो वो
लिख रहे हैं वो समझ में आना बहुत मुश्किल है, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था उनका पेपर चेक करने में। मैंने तो चेक करना ही है पेपर ओबियसली, लेकिन आई कैप का एग्ज़ामिनर इतना जो है वो फ्लेक्सिबल शायद नहीं होगा कि वो आपके पेपर को टाइम दे रहा हो अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा आखिर में जो मैं बात करना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं, कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है वो आपने पहले लिखना है। पहले आपने कौन सा क्वेश्चन लिखना है? जो आपको अच्छा आता है, वेल एंड गुड। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। आपको पार्ट डी ज़्यादा अच्छा आता है, आपने पार्ट डी पहले लिख दिया। आपने उसके बाद पार्ट बी लिख दिया। उसके बाद बाकी 2 पार्ट्स अभी आपको याद नहीं आ रही, आपको नहीं आते। आप क्वेश्चन 2 शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, बाद में आपको याद आता है क्वेश्चन 1 के मेरे 2 पार्ट आते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, आप फिर लिख देते हैं। ये प्रेजेंटेशन का तरीका बिल्कुल गलत है। आप इस तरह तो कर सकते हैं कि डी पहले कर लिया, बी बाद में कर लिया, ए उसके बाद कर लिया, लेकिन जब आपने क्वेश्चन 1 शुरू किया है ना, तो अब आप क्वेश्चन 1 को पूरे को लिखें। अगर आपको बीच में से कोई पार्ट नहीं आता, उसके लिए आप जगह छोड़ दें। जब वापस आप वो उस पार्ट की तरफ आएँ तो उसे उसी जगह पे लिखें। बात मेरी समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस से लिखना है, नहीं। आप क्वेश्चन 2 पहले लिख लें, क्वेश्चन 3 पहले लिख लें, क्वेश्चन 4 पहले लिख लें, लेकिन जब आपने कोई क्वेश्चन पकड़ा है, उसके सारे पार्ट उसी क्वेश्चन के साथ कंसेक्यूटिवली सॉल्व करें। आप पार्ट को शफल कर सकते हैं, डी को पहले कर लें, बी को बाद में कर लें, ए को उसके बाद कर लें, लेकिन करने आपने जब कंसेक्यूटिवली ही हैं वो। जब आपने क्वेश्चन 1 शुरू कर लिया, जब तक वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता, आपका बीच में मिस हो जाता है, कोई पार्ट आपको नहीं आता, आप उसके लिए जगह छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, लेकिन वो क्वेश्चन का पार्ट उन्हीं क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करें। ये भी प्रेजेंटेशन पे एक जो है वो बेसिक इफ़ेक्ट डालता है। तो ये जो थी वो मेजर कॉमन मिस्टेक्स थी बच्चों की, जो मेरे सामने आ रही थी। इनको आप जो है वो इम्प्रूव करें। इसके अलावा केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एग्ज़ाम जो है वो करीब हैं। आप केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई जो है वो कंसल्टेशन आप करना चाहते हैं एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं जो हूँ वो एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे ये सीला का टेस्ट सेशन भी मैनेज कर रहा हूँ। इसके अलावा आप मुझसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन इस हवाले से कर सकते हैं। ये कुछ मिस्टेक्स थी, होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अल्लाह हाफिज़।